हो गया। जाने नोटिफिकेशन जाने में समय लगता है ना। आप लोग पीडीएफ निकाले फिजिक्स वाला? नहीं निकाले? टेलीग्राम पे नहीं डाल दिए हैं? एक दो बार देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा, चलिए आज का नया सेशन है एनसीईआरटी बायोल का। क्लास तो ऐसे बिहार स्पेशल का था, लेकिन स्लाइड ही डिलीट हो गया, क्या हो गया है मिल ही नहीं रहा है, नया स्लाइड बनाना पड़ेगा। तब तक इसका स्लाइड बना हुआ था तब तो यही चलेगा। ठीक है, लगभग इसमें 300 से 400 क्वेश्चन ऊपर हैं बायोलॉजी में टोटल एनसीईआरटी से संबंधित। ठीक है, और 400 क्वेश्चन है तो उसका मतलब अगर डिस्कशन करेंगे तो 1500 से 2000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए लाइव आया, देखिए तो कितना लाइव है, कितना स्टूडेंट है लाइव में। ठीक, आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी श्रेणी में आता है। सर्वाहारी के मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओमनीवोरस ना, ओमनीवोरस। ठीक है, कलर चेंज कर रहे हैं, हमेशा फिक्स नहीं होता, क्यों नहीं होता ये फिक्स? ये ठीक है, ओमनीवोरस पहला है। किसको ओमनीवोरस किसको कहेंगे? जो प्लांट फूड भी खाता है और एनिमल फूड भी खाता है। ठीक है, तो उसमें कौन हो जाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी को वेजिटेरियन बोलते हैं और मांसाहारी को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। क्या हुआ, ठीक है ना सब? तो आंसर कौन इसमें हो जाएगा, ये बोथ हो जाएगा ना, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दोनों का गुण हो, वो नहीं ना कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है, ओमनीवोरस की श्रेणी में कौन आते हैं। तो ओमनीवोरस किसको कहते हैं, हम जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, ओमनीवोरस है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले शाकाहारी के फेज में थे कि नहीं थे? सावन आया हुआ था तो हम लोग शाकाहारी के फेज में थे ना, तो उसमें हम लोग शाकाहारी थे। अब हम लोग क्या बन गए हैं, तो दोनों का गुण हो गया हम लोग में, तो हम लोग ओमनीवोरस हो गए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है मधुमक्खियां, जिसको हम लोग बोलते हैं हनी, फूलों के मकरंद, मकरंद मतलब क्या, फूलों के रस। ठीक है, रस एकत्र मतलब कलेक्ट कर इसे क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, क्यों, इसके नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पहला कि फूल और मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही क्या होते हैं, उपलब्ध हो पाते हैं। पहला स्टेटमेंट यह दिया हुआ है। दूसरा है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, यह भी गलत है। ठीक है, तीसरा है इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने को भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो लोग देखते होंगे कि मधुमक्खी का ज्यादा जो मतलब वो बसंत ऋतु के आसपास, जिसमें आम का मंजर होता होगा, जिसमें जो या जामुन का जो होता है ना, उस बसंत ऋतु वाला सीजन, उस सीजन में मधुमक्खियां क्या होती है, पालने वाला भी देखते होंगे, जो मधुमक्खी का जो पालन करता है, मधुमक्खी के पालन का क्या कहलाता है जी, हाँ? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो सब भी उसी के समय बाहर ला के छोड़ता है मधुमक्खी को। ठीक है, तो वो क्या करता है, मधुमक्खी फूल के रस को क्या करता है, वो अपने छत्ते में स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, इसलिए वो स्टोर करता है कि वो सोचता है मधुमक्खी कि इस खाने को हमको कितना बार चलाना है,
पूरे वर्ष चलाना है, क्योंकि कुछ ही समय साल के कुछ ही महीने में वो क्या होता है, उपलब्ध हो पाता है, मकरंद मिल पाता है। तो फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही नहीं क्या होता है, उपलब्ध हो पाता है। तो इसका हमको सही चुनना है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य नहीं है, सत्य का चुनाव नहीं करना है। ठीक है, सत्य की खोज में नहीं जाना है, गलत रास्ते पे चलना है, मतलब सत्य बताना है। इसमें पहला कह रहा है, इसमें ऑप्शन है कि एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल भोजन के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये सही है गलत है? कहने का मतलब हो गया कि जो भोजन होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, वो भोजन किस रूप में रहता है, जंतु या पौधे के रूप में, मतलब एनिमल फूड और प्लांट फूड। एनिमल फूड मतलब नहीं समझ में आया? एनिमल फूड क्या हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, मतलब जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्लांट फूड किसको कहेंगे, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब हो गया प्लांट फूड। तो भोजन का यही ना दो मुख्य स्रोत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि सभी पौधों की जड़ तथा तना, पुष्प और पत्तियों को क्या करते हैं, खाया जाता है। तो सभी पौधों को नहीं खाया जाता है। ठीक है, सही पौधों के जड़, हम ये जरूरी है कि जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, पुष्प को खाते हैं। जड़ के रूप में हम क्या खाते हैं जी, गाजर है, मूली है, सलजम है, उसको खाते हैं। तना के व्यक्ति कौन सा खाते हैं, जैसे आलू है। पुष्प के रूप में क्या खाते हैं, हाँ। पत्तियों के रूप में क्या खाते हैं, पालक है, करी पत्ता है, ये सब खाते हैं। खाते तो हैं, लेकिन सभी पौधों को खा लेंगे नहीं ना खाएंगे, नीम के पत्ते को खाएंगे लेकिन औषधीय के रूप में खाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत होता है। लेकिन यहां पर यही लिख देता कि कुछ पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा वही कह रहा है कि कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने क्या होते हैं, योग्य होते हैं। सही है, ये हमारा स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि कौवा, कौवा मतलब क्या, क्रो, मांसाहारी जीव है, नहीं है। तो ये भी मनुष्य की तरह है, सर्वाहारी है। ठीक है, छत पे रोटी रख दीजिए, नहीं लेके भाग जाएगा, लेके चला जाता है, उड़ जाता है ना। ठीक है, और बचपन में कौवा और लोमड़ी वाला कहानी भी सुने होंगे। रोटी कौवा आता, वो बोला तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, गाना गाया, उसका रोटी गिर गया। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो चौथा गलत ना हो गया, मांसाहारी तो सर्वाहारी नहीं हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वन और थर्ड। अच्छा, गलत चुनना, यही तो दिक्कत है। पहला वाला ये सही है, तो हो जाएगा कौन, ये वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी क्या है, गलत है। यानी कि दो और कौन हो जाएगा, चार, दो और चार। आगे देखिए क्या कह रहा है, मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। इधर दिया हुआ है शेर, बाघ, शाकाहारी, पालक, फूलगोभी, दूध, पनीर, घी और दही। ठीक है, शेर बाघ में इधर क्या देखना, क्या होता है, ये शेर और बाघ क्या करता है, तो ये दूसरे जंतु को क्या करता है, खाता है। यानी कि एक कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, हो जाएगा ना, एक का दो हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए, एक का दो हो जाएगा। शाकाहारी कौन हो जाएगा, शाकाहारी जो पादप एवं पादप उत्पाद को क्या करते हैं, खाते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। पालक फूलगोभी क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। दूध, पनीर, घी, दही क्या हो गया, जंतु उत्पाद हो गया। ठीक है, या पालक फूलगोभी को हम लोग सब्जियां न कह के पादप उत्पाद भी कह सकते हैं ना, प्लांट फूड कह सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जैसे जंतु फूड बोले हैं इसलिए हम एनिमल फूड बोल सकते हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोषक तत्व किसको कहते हैं, मतलब जिससे हमें उसको क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, पोषक तत्व कौन कौन सा हो गया, तो पोषक तत्व में आप लोग जानते हैं कि पहला होता है पोषक तत्व, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, देखते रहिएगा। दूसरा होता है वसा। ठीक है, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? खनिज लवण और विटामिन, ये दोनों हमारा कौन हो जाएगा? पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर पोषक तत्व का अलग अलग हमारे शरीर में काम है। ठीक है, जैसे अगर पूछेगा कि बताइए प्रोटीन वाला जो पोषक तत्व है, प्रोटीन जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को क्या करता है? हाँ, शरीर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। जैसे बच्चा, जो बच्चा होगा उसका प्रोटीन की आवश्यकता क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसको क्या करना है? डेवलप करना है, ग्रोथ करना है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? प्रोटीन की कमी से प्राय बच्चों में दो या तीन तरह का रोग होता है। दो तरह का आपको याद पढ़ लेना है, मरासमस और क्वार्सिक्योर। ठीक है, दूसरा हो गया फैट। फैट क्या करता है? तो ये हमें शरीर में एनर्जी देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा देता है हमारे शरीर में? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों देता है। ठीक है, तो पूछेगा कि इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, और ज्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा चाहिए तो फैट होगा। ठीक है, और विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में? विटामिन, हाँ, हमारे शरीर में विटामिन मेटाबॉलिक मतलब रासायनिक क्रिया को क्या करता है? धीमा करता है या तेज करता है। मतलब हमारे शरीर में 24 आवर्स कुछ ना कुछ शारीरिक घटनाएं क्या होती है? घटते रहते हैं। जैसे हार्मोन का बनना, एंजाइम्स का बनना, ये सब बाइल जूस का बनना, ये सब क्या कर होते रहता है? 24 आवर्स चलते रहते हैं। तो इसी के प्रक्रिया को विटामिन क्या करता है? या तो धीमा करता है या तो तेज करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सारा बताएंगे आगे जाकर। तीसरा देखिए, भोजन के विभिन्न पोषक। अगर क्वेश्चन मेरा जो बैच अच्छा से किए होंगे तो सब क्वेश्चन आपको, पूरा क्वेश्चन ही आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या बताना है? विचार करना। पहला कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत है? अभी हमने बताया था कि कुछ पोषक तत्व होते हैं, सारे पोषक तत्व का कार्य अलग अलग है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो काम है हमारे शरीर में क्या देना? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन इसी में पूछ देता है कि तत्काल हमें एनर्जी चाहिए तो कौन से क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा मात्रा में लेना है फैट, वसा। दूसरा कह रहा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक, मतलब वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो सही ना है? दूसरा सही है। तीसरा क्या है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। यह भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तो कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सेशन को शेयर कर दीजिए जितना जितना अपने ग्रुप में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। क्या? एक दिया हुआ है अमीनो अम्ल, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? क्या ऐसे हो गया? अच्छा, मंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च। और शर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या विचार करना है जी कि कौन कार्बोहाइड्रेट का क्या है? प्रकार नहीं है। अब बताने में आपको दिक्कत होगा? नहीं ना, दिक्कत होना चाहिए। तो कौन इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? एमिनो एसिड। ये किसका प्रकार है? प्रोटीन का है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। 20 एमिनो एसिड जब मिलेगा तब जाकर क्या बनेगा? एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। यानी कि 20 आदमी जब इकट्ठा हो जाएगा तो खाली जैसा पहलवान बनेगा। सोच लीजिए, एक खाली बराबर 20 आदमी। ठीक है, कहने का मेरा समझाने का मतलब हो गया। ठीक है, तो ये मंड। आइए दोनों बताइए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे ना कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये जो स्टार्च है किस में आता है? पॉलीसैकेराइड में आता है। पॉलीसैकेराइड में 3 ही आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, तो ये शर्करा किस में आएगा? ये जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं,
मोनोसैकेराइड में आएगा। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड में आएगा, ये पॉलीसैकेराइड में आएगा। तो पूछ रहा क्या, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन आ गया जी, 2 और 3 आ गया, कहां गया? अच्छा नहीं है तो अमीनो अम्ल वाला हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। ध्यान नहीं रहता है यहाँ पे, पहले ही टिक आउट कर लेना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बसा, बसा मतलब फैट, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। बात सही है। बसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी, विचार करना है। कह रहा भोजन में बसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का क्या बनती है, कारण बनती है। सही है गलत है? सही है ना। ज्यादा फैटी खाना खाइएगा तो जितना ज्यादा बसा आपके स्टोर में होगा उतना ज्यादा आप क्या होंगे, मोटा होंगे। ये सही बात है। महिलाओं में फैट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और पुरुषों में फैट की संख्या क्या होती है, कम पाई जाती है, जिसके कारण पुरुषों का जो शरीर होता है गठीला होता है, ताकतवर होता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि वसा शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सही है गलत है? सही है, क्योंकि ये पोषक तत्व में 2 ही पोषक तत्व है जो हमें शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है। एक फैट हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तीसरा हो गया कि वसा की तुलना में, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें क्या मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलती है। स्टेटमेंट सही है गलत है? समान मात्रा मतलब है कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, वसा लेना पड़ेगा। 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 10 ग्राम ही वसा लेना पड़ेगा। तो ये दोनों से कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक मिलती है। तो सही तो है ना, क्योंकि 1 ग्राम अगर आप वसा लेते हैं तो उससे आपको कैलोरी कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे जो हमें मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। तो किसका ज्यादा है जी, फैट का ज्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कम है। तो वही तो बोल रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें क्या मिलती है, तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा की तुलना में। तो गलत हो गया ना, वसा से कंपेयर कर रहा है तो वसा का ज्यादा होता है ना, या कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का क्या होता है, हिस्सा होता है। एकदम सही है, जब भी भोजन कीजिएगा तो जल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या विचार करना है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ये क्या कह रहा है कि जितना हमें शरीर का जल जरूरी होता है ना हमारे शरीर में, उतना कुछ हद तक जो हम खाना खाते हैं उससे ही पूर्ति हो जाती है। जैसे हम दूध पीते हैं ना जी, जिससे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये हम लोग क्या ठंडा कोई पेय पदार्थ पीते हैं, तो उससे भी हमें शरीर को क्या मिलता है, जल मिल जाता है ना, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अनुसार तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करने और यूरिन तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। बिल्कुल सही है, पसीने के रूप में जब हमारा शरीर वाटर निकलता है तो उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है कि नहीं निकलता है, सही बात है। ठीक है, हाँ सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानी थोड़ा भी, हाँ पानी है, रहने दीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इधर विटामिन का नाम दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ है, उससे होने वाले बीमारी। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए, इससे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। विटामिन
ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। पहले हमको क्या बताना है, इसका रासायनिक नाम बताना है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी का क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैलिसफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स क्या है सबसे ज्यादा? तो विटामिन ए का सबसे ज्यादा आपको मिलता है गाजर में, ठीक है। किसी की आंखें खराब है तो क्या खा सकता है? गाजर खा सकते हैं। या गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। दूसरा, विटामिन B1, विटामिन B1 किसको धोने से समाप्त हो जाता है? चावल को। हाँ, चावल को धोने से कौन सा विटामिन समाप्त होता है? बस विटामिन बी समाप्त होता है। और विटामिन सी कहां मिलेगा? तो मिलेगा कहां पे? आंवला है या संतरा है या खट्टे फल है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां मिलेगा? आंवला में मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो विटामिन सी कहां मिलेंगे? आंवला में मिलेंगे। और विटामिन डी कहां मिलेंगे? सबसे ज्यादा मिलते हैं सनलाइट में। कहां मिलते हैं? सनलाइट में। और विटामिन डी कहां मिलते हैं? तो मछली के तेल में, कॉड लिवर ऑयल, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल। और कहां मिलेंगे? खाद्य पदार्थों में, तो दूध में मिलेंगे, ठीक है। इतना सारा चीज था। अब देखते हैं कि विटामिन ए की कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो क्या मिलेगा? विटामिन ए से होगा दृष्टिहीनता, मतलब आंखों से संबंधित जो भी रोग होता है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो ए का कौन हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा ना। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर कहता है विटामिन B1, विटामिन B1 से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा, पहला। विटामिन सी से क्या होगा? अस्कर्बी होगा। विटामिन सी का कितना हो गया? 3 हो गया क्या? 4। और डी का क्या हो गया? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या हो गया? रिकेट्स। बेरी बेरी में क्या होता है कि आपको वजन बहुत तेजी से घटता है, ठीक है। आपको भूख कम लगना स्टार्ट होता है। चलिए आगे चलिए, और इसके बारे में जानना है। कथन क्या हमको चुनना है यहाँ पे जी? असत्य चुनना है। असत्य मतलब गलत कथन चुनना है। तो पहला कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य को क्या करता है? सही है गलत है? ये सही है। अगला कह रहा है कि विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होते हैं, ये गलत है। घाव भरने में कौन सा विटामिन? विटामिन सी सहायक होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मसूड़ों से संबंधित कोई रोग है जैसे पायरिया, तो पायरिया किसके कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और अच्छा, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर क्या करता है? सहायता करता है, ये भी सही है। तो कौन आंसर हो गया? बी गलत हो गया। घाव भरने में कौन विटामिन? सी विटामिन। और पूछेगा हड्डियों में क्या होता है जी? तो कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे देखिए, इधर मिनरल्स है और इधर क्या दिया हुआ? उससे होने वाले रोग है, ठीक है, बीमारी का नाम है। देखिए, एक है लोहा, एक है आयोडीन, और एक क्या है? कैल्शियम। तो इसको आपको मिलाना है। मिलान करने वाला है कि मिला हुआ है? अच्छा, मिलान। लोहा से क्या होता है? दंत क्षय। सही है गलत है? गलत है। दंत क्षय किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण ना होता है। हाँ, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा नामक रोग होता है। वेरी गुड। और कैल्शियम से क्या होता है? अस्थि क्षय, मतलब आपके जो बोन्स होते हैं क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर। क्योंकि हमारे
बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में ना मिलता है, और वही कमी हो गया तो आपका अस्तित्व क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। आगे देखिए, मानव शरीर में धीमी वृद्धि, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। धीमी वृद्धि मतलब क्या हो गया, जिसका ग्रोथ, किसी व्यक्ति का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। देखते हैं ना, कोई व्यक्ति छोटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, तो वृद्धि हुआ ना वही। तो जो धीमी वृद्धि होता है किसके कारण होता है, प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कमी के कारण होता है, प्रोटीन के कमी के कारण होता है। विटामिन की खोज किसने किया था जी, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, वसा हमारे शरीर में किस प्रकार के टिश्यू में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। आगे, आगे कह रहा है कि धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। तंतु मतलब, इस तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या है, सही है। जैसे सही नहीं चुनना है हमको, स्टेटमेंट गलत रॉन्ग वाला चूज करना है। ठीक है, कह रहा है रुई, कॉटन देखे है ना, जूट समझते हैं, जूट का निर्माण कैसे होता है। जूट को पहले आप खेतों में बीज को बोते हैं, और उसको कच्चा जब होता है ना, पेड़ इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको काट के पानी में बहुत दिन तक क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है, तो जब सड़ाया जाता है 4-5 दिन उसको पानी में अंदर गाड़ के रखा जाता है, तो जब उसको निकालते हैं 7-8 दिन के बाद, तो उसके रेशे क्या हो जाते हैं, मतलब फूल कर मुलायम होकर अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसको फिर पानी में उसको फिर पूरा प्रोसेस कर निकाला जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जूट। तो रुई फूल से निकलता है, बीज से निकलता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, सही तो है। पादप मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे से तो दोनों मिल ही रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग, ये तना से मिल रहा है, ये क्या चीज से मिल रहा है, फूल से मिल रहा है। दूसरा, जूट जो होता है नारियल का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, गलत है ना, जूट थोड़े नारियल का, जूट तो होता है पौधे का बाहरी आवरण ना होता है, तना का, नारियल का थोड़े ना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और तीसरा है रेशम। रेशम जो होता है, रेशम कीट के कोकून से क्या करता है, खींचा जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है ना। तो कौन कौन सही हो गया, पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया। और चौथा क्या, कि ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मतलब एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो ऊन जैसे भेड़ से प्राप्त होता है ना, ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरी से भी होता है। ठीक है, किसी भी जानवर से कर सकते हैं। और रेशम, रेशम किससे प्राप्त होता है, अभी यहां पर दिखा हुआ है रेशम कीट से होता है। तो ये सब तो एनिमल से प्राप्त। थोड़ा कम हल्ला कीजिए। ठीक है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये तो सही ना हो गया। तो गलत हमको चुनना ना है, तो गलत कौन सा हो गया, ये हो गया। आगे देखिए, चलिए, एक होता है प्राकृतिक रेशा तंतु, मतलब रेशा हो गया। ठीक है, और एक है संश्लेषित तंतु। दोनों में क्या अंतर है, पहले एक क्वेश्चन समझिएगा तब ना। एक नेचुरल फाइबर है, एक मैन मेड फाइबर है। दोनों में क्या अंतर है, नेचुरल मतलब जो प्लांट से, मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, और संश्लेषित मतलब होता है जो बनाया जाता है। ठीक है, तो वही चुनना है इसमें। कह रहा कि उपयुक्त तंतुओं में से कौन जो है संश्लेषित, मतलब मानव के द्वारा निर्मित उदाहरण है। तो उसमें कौन कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कौन, पॉलिएस्टर, नाइलॉन। सबसे पहले तो नाइलॉन को ही हम लोग बनाए हैं। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, एक्रिलिक, एक्रिलिक नाम है इंग्लिश में। तो 2, 3, 4 जो है, 2, 3, 4 ये हमारा कैसा है, मैन मेड है। बाकी फ्लैक्स और रेशम जो होता है वो क्या है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 2, 3 और 4 हो जाएगा।
धीरे धीरे आएगा हार्ड का, अभी तो आराम से जा रहा है धीरे धीरे। कह रहा है कि भारत में पटसन या जूट की खेती प्रमुख रूप से कहां की जाती है? ये सर आराम से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में की जाती है, बिहार के किशनगंज जिला, पूर्णिया जिला, ये सब फेमस है जूट के लिए, ठीक है। और उसके बाद असम जिला में भी होती है। तो 1, 3 और 4 कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछेगा कि सबसे ज्यादा जूट की खेती कहां होती है? पश्चिम बंगाल। बिहार में कहां होती है? पूर्णिया में होती है। पूर्णिया किशनगंज सब एक ही रूट में पड़ता है। आगे देखिए, कह रहा पटसन, पटसन को हम लोग क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं। पादप मतलब प्लांट के किससे मिलता है? पुष्पन से मिलता है, मतलब प्लांट के फूल से प्राप्त होता है। हाँ कहते हैं तना से प्राप्त होता है ना, हमने क्या बताया था? हाँ, इतना बड़ा बड़ा पौधा होता है, इतना पतला पतला होता है, सिंगल सिंगल। उसको काट के क्या किया जाता है? पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके तने से निकलते हैं। तो पुष्पन तो गलत हो जाएगा ना, यहां पर क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा या स्टेम। पटसन के तनों को कुछ ही दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। देखिए आ ही गया, सही हो गया ये। कह रहा रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। तो कौन हो जाएगा? कताई मतलब जैसे जैसे हम गांधी जी क्या करते थे? चरखा चला के धागा को बनाते थे ना, तो वो भी कताई हो गया, ठीक है। तो पटसन वाला जो जूट है उसको भी हम लोग क्या करते थे? एक लकड़ी का रहता था, घुमा गोल गोल घुमा के उससे हम लोग बनाते थे रस्सी, ठीक है। अभी भी गांव देहात में जाइएगा तो आप लोग चौक चौराहे पर इसको देखिएगा बनाते हुए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा और आगे देखिए, औजारों में लोहे के फलक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए जाके, नहीं तो नहीं सुनेंगे। अंदर से लगा हुआ। देखिए कह रहा है औजारों में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। कहने का मतलब हो गया, कुल्हाड़ी देखे हैं? कुल्हाड़ी में क्या लगा हुआ रहता है? लकड़ी का हत्था लगा हुआ रहता है ना। कुदाल देखे हैं? कुदाल में भी क्या रहता है? लकड़ी का हत्था लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, कुदाल जिसे हम लोग मिट्टी कोड़ते हैं, हाँ ठीक है। तो कहता है औजारों में लोहे के फलक में बने बलय, बलय मतलब क्या हो गया? गोल हो गया। बलय मतलब छेदा गोल, जिसमें लकड़ी क्या होता है? उसमें लगाया जाता है, तो वही बलय कहता है। बने बलय की लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मान ली कि कुल्हाड़ी लेते हैं, तो कुल्हाड़ी में हमें क्या लगाना होता है? बेत लगाना पड़ता है ना। तो जो हम बेत लगाएंगे, तो वो बेत जो लगाएंगे वो जो कुल्हाड़ी में बना हुआ होगा बलय या छेद, उससे कम आकार का बनाएंगे या ज्यादा आकार का बनाएंगे? कम आकार के बनाएंगे तो फिर तो उसमें जाएगा, मतलब जाएगा तो फिर तो निकल जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो बलय से ज्यादा के थोड़ा ज्यादा आकार के बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस लोहे को गर्म करेंगे। लोहे को जब गर्म करेंगे तो उसका बलय क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और उसमें हम लकड़ी को क्या कर देंगे? डाल देंगे या उसको उसमें कर देंगे। और जब वो लोहा ठंडा हो जाएगा तो सिकुड़ कर फिर क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो कहना का ये चाह रहा है। तो वही कह रहा है कि औजारों में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। लिखा हुआ है ना, फलक के बलय वाले हिस्से को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से बलय में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा? उसका आकार छोटा हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? जब वो गर्म होगा तो बड़ा रहेगा, तो लकड़ी आसानी से उसमें क्या हो जाएगी? चला जाएगा। जब वो ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? लकड़ी कस के ग्रिप बना लेगी अपना। आगे देखिए,
कह रहा है कागज का जलना, दूध से दही का बनना, नमक का पानी में घुलना, या कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। कह रहा है निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन ये चारों में है रिवर्स परिवर्तन है। रिवर्स परिवर्तन किसको बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन को हम लोग रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को। तो आप लोग हम बताइए कि इसमें कौन जो है रिवर्स मतलब भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कौन है इसमें? कागज को जला दिए तो फिर पुनः कागज मिलेगा नहीं ना, तो खत्म हो गया। पहला दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना क्या है? नमक को पानी में घुला दीजिए, फिर उसको गर्म कर दीजिए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा? नमक बचेगा। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। तीसरा क्या है कि कुम्हार, हाँ, बर्तन में बदल देना, फिर वो बर्तन को मिट्टी में क्या, पानी से क्या कर दीजिए, भिंगा दीजिए, तो पुनः मिट्टी में प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? 3 और पकाया हुआ वाला नहीं बोल रहा है ये, हाँ तो उसके अनुसार तो फिर होगा ही नहीं। चलिए, या यहां पर लिख देता है कि कुम्हार द्वारा पका मिट्टी के ढेर के बर्तन में बदलना, ऐसे कर देता तो गलत हो जाता, एक ही आंसर होता सही। फिर कहता पौधों को जानिए। ठीक है, पौधों को में जान जाते हैं क्या है। कहता है पुष्प, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, एक चीज देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझने वाला चीज है। बाह्य दल, इसको हम इंग्लिश बताएंगे, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। क्या नहीं है? जो बचे हुए पढ़े हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। कौन वाला आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए। बाह्य दल नहीं, पंखुड़ी के हम लोग क्या बोलेंगे? पंखुड़ी के हम लोग बोलेंगे पीटल। हाँ, पंखुड़ी जैसे फूल का पंखुड़ी होता है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? पीटल्स बोलेंगे। ठीक है, और मूलांकुर को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। बताते हैं, पूरा बताएंगे, रेडिकल बोलेंगे। और पुंकेसर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल नहीं, स्टेमन बोलेंगे, सॉरी, स्टेमन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। इसको हम लोग बाह्य दल को क्या बोलेंगे? तो काइलेक्स बोलेंगे। देखिए आखिर क्या क्या होता है। कोई बीज है, देखिए आप समझिएगा, ये हम समझाएंगे तो समझिएगा। मान लिया कि चना है, चना आप लोग अपने रूम में क्या करते हैं, फुलाते हैं कि नहीं फुलाते हैं? या कोई भी बीज को फुलाएं, मान लिया कोई बीज है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? अंकुरित करवाते हैं। तो इससे 2 ब्रांच निकलती है। ठीक है, एक ब्रांच कहां निकलती है? जो नीचे की ओर जाती है, जिससे जड़ का निर्माण होता है। और एक ब्रांच कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है, जिससे पौधे का निर्माण होता है। तो जो नीचे उठे जड़ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परांकुर। परांकुर। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीम्यूल बोलते हैं, प्लीम्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल बोलते हैं। तो ये मूलांकुर और परांकुर तो बीज का हिस्सा हो गया ना, समझ में आया? तो ये बीज का हिस्सा हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा किसका हिस्सा? पुष्प का हिस्सा। तो पुष्प का हिस्सा कौन कौन हो जाएगा? पंखुड़ी हो जाएगा, क्योंकि इसके फूल के पंखुड़ी को ही बोलते हैं। पुंकेसर हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? तो नहीं है तो अंतिम में ये सिर्फ हो जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा। नहीं पूछा, हम खोज रहे हैं कि कौन है, 1 2 3 4 दिया हुआ ही नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या क्यों समझिएगा। कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं और कुछ पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी। मतलब समझ में आया? एक लिंगी के मतलब वैसा फूल जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिर्फ अंग ऑर्गन पाया जाता है या फीमेल पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग एक लिंगी बोलते हैं।
और कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल वाला दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब का जो फूल होता है ना वो एकलिंगी होता है। मक्का का पौधा भी जो होता है कैसा आता है, एकलिंगी होता है। ठीक है, तो जो ये देख रहे हैं ना पिस्टिल, ये पिस्टिल जो है, ये पिस्टिल जो है ये फीमेल ऑर्गन वाला भाग है, और जो स्टेमन है ये क्या है, ये मेल, फूल का मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, आगे पूरा समझाएंगे। पत्तियों के संदर्भ में क्या रहा है, पत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, चूज करना है। क्या है भाई, देखिए पहला कह रहा है कि पत्ती में सिराएं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। इस सिरा विन्यास क्या है जी, क्या है सिरा विन्यास, बताइए आप लोग क्या है। अरे सिरा विन्यास नहीं समझते हैं, अरे इसको हम कैसे समझाएं, इसको हम कैसे समझाएं। अरे मान ले कि ये हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, लीफ है, लीफ है ना, तो इसमें देखते होंगे जब सूख जाता है तो छोटे छोटे सिराएं नहीं रहती है, रहती है कि नहीं रहती है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग में ब्लड का जो फ्लो होता है किसके माध्यम से होता है, पतले पतले नस के माध्यम से होता है, उसी तरह पत्तों में पाया जाता है। तो वही कहता है सिरा जो विन्यास जो कहलाता है वो जालिका रूपी अथवा क्या हो सकता है, समानांतर। तो जालिका रूपी तो हो सकता है लेकिन समानांतर को जरूरी नहीं है। इसके कारण यह स्टेटमेंट क्या हो गया, यह स्टेटमेंट नहीं, समानांतर तो होगा ही ना, समानांतर तो होगा ही, ऐसे ऐसे होगा ही। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। पत्ती में पर्णवृत्त और क्या होते हैं, फलक होते हैं। ये भी क्लोरोफिल होता है ना, पत्तियों में तो क्लोरोफिल होता ही है, क्लोरोफिल को ही ना बोलते हैं पर्णवृत्त। तीसरा है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या चीज का निर्माण करती है, मंड यानी क्या स्टार्च का निर्माण करती है। सही बात है, बिना फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है नहीं ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। लेकिन हमको चुनना क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो अगला हमारा कह रहा है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या करती है, ग्रहण करती है। कुछ हिस्सा क्या, सभी का सभी करेगा, जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी आप लोग को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कहता कि तने के दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने का कार्य के संदर्भ में कह रहा कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। सही या गलत स्टेटमेंट है। पत्ती में किसी भी पेड़ पौधे में दो तरह के संवहनी ऊतक पाया जाता है ना जी, एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम, एक को क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम के द्वारा किसका पहुंचाया जाता है, जल का, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का। ठीक है, तो वही कह रहा है तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा नहीं रहेगा। मान ले कि हमारा ये पेड़ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये हमारा क्या है, पेड़ है। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ है, पत्ती लगा हुआ है। तो यहां से जल कैसे जाएगा पत्ती तक, कुछ ना कुछ पतली नलिकाएं लगी हुई होगी तभी ना लेके चले जाएगा। ठीक है, तो वही कहता तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो सही ना हो गया। और ये किसके द्वारा जाता है, जल, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और दूसरा कहता है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, पौधों में खाना जो बनता है, पौधों के पत्तियों में जो जल पहुंचता है वो जाइलम के द्वारा। और जब खाना पत्तियों में पहुंच जाता है तो सिर्फ पत्ती कहीं जरूरत पड़ेगा नहीं ना, वो पौधे के अन्य भागों में भी जरूरत पड़ेगा। तो वो एक लेके कौन जाएगा, फ्लोएम लेके जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए,
अगला कह रहा है कि जड़ मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को क्या करता है, अवशोषण करता है, सही तो है। तथा पौधों को मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी में दृढ़ता से बनाए रखता है, जमाए रखता है। दोनों से सही कह रहा है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या कहता है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, जो आपको अभी समझाए थे, पत्तियों वाले पौधों की जड़ें क्या होती है, रेशेदार होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास की युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। ये गलत है। अब चीज आपको समझाते हैं। एक होता है टैप रूट होता है। एक क्या होता है, टैप रूट होता है, और दूसरा क्या होता है, फीब्रस रूट होता है। जड़ दो तीन तरह का जड़ होता है, ठीक है। टैप रूट उसको बोलते हैं जो मूसला, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। फिर इतना हम जो फट लगा रहे हैं फिर फायदा नहीं ना होगा आपको, थोड़ा सा के चलते आपका मतलब ये समझ नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें कैसे होती हैं, रेशेदार होती हैं। देखिए एक जड़ ऐसे होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक जो जड़ होगा, आप लोग ध्यान देते होंगे, पौधों को अगर उखाड़ते होंगे जमीन से तो ऐसे ऐसे रहेगा, बस इतना से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। और कोई पौधे का जो जड़ रहेंगे ऐसे रहेंगे। मतलब वो जमीन के क्या होगा, ज्यादा गहराई तक मिलेगा, और कोई जो पौधे के जड़ होंगे वो कम गहराई तक होंगे। तो जो कम गहराई के पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेशेदार बोलते हैं, रेशेदार जड़ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फीब्रस रूट बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं जो बहुत गहराई तक जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़। क्या बोलते हैं, मूसला जड़। तो जो 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 जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां होती है, उसकी जड़ें कैसे होती हैं, उसके जड़ें रेशेदार नहीं होती हैं, मूसला होती हैं, मतलब टाइप होती हैं। और जो समानांतर सिरा युक्त वाला पत्तियों वाला सिरा जो होती है वो कैसा होती है, मूसला नहीं होती है, रेशेदार होती है। इसका कहने का मतलब नहीं समझे। ये कह रहा है ना कि पत्ती जो होता है ना, पत्ती में है, कोई भी जो पत्ती को अगर लेते हैं हम, तो उसमें हमको क्या मिलता है, क्या गया, जालिका रूपी और समानांतर रूपी दोनों चीज मिलता है। तो जो जालिका रूपी मतलब क्या हो गया, ऐसे 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 हमको क्या मिलेगा, छोटे 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 छिद्र मिलेंगे, ठीक है। और एक जो पत्ती का होगा वो कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो जो जालिका वाला होगा, जालिका रूपी वाला होगा, वो कैसा होगा, मूसला होगा। और जो समानांतर वाला होगा वो कैसा होगा, रेशा वाला होगा। ये इसका कहने का मतलब हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ओनली 1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रूट नहीं है, रूट कौन नहीं है, आलू। आलू क्या है, तना है, स्टेम है। सलजम बाकी क्या है, जड़ है, रूट है, मूली भी रूट है, और गाजर भी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, बहुत अच्छा, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है जी, बताइए। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है पहला सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या जरूरत होता है, वाटर एंड मिनरल्स। तीसरा क्या जरूरत होता है, CO2। यही तीन तो जरूरत होता ही है। तब बात, हाँ, चौथा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना होगा कैसे, क्लोरोफिल, ठीक है। ये चार चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन लगा के आपको देगा कि बताइए इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 2 4 और 1 2 4 और 5। आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल हो सकता है, इक्वेशन ही पूछ देते, इक्वेशन ही बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल और जल का कितना मॉलिक्यूल, 12, ठीक है। इसको जब आपस में मिलता है किसके उपस्थिति में,
सनलाइट की प्रेजेंट में, उपस्थिति में, तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? C6H12O6। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, या स्टार्च कुछ भी बोल सकते हैं। प्लस क्या बनाता है? 6H2O। और क्या बनाता है? वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन आपको क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए। ये हो गया क्या? कथा पौधे और जीवों में एडेप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलन का मतलब समझ में आता है आपको? अनुकूलन किसको कहेंगे? नहीं, अनुकूलन, अनुकूलन किसको कहेंगे? देखिए, एक चीज बताते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन एक लंबी प्रक्रिया का अथी है, मतलब एक लंबी प्रक्रिया का उदाहरण है। नहीं समझ में आया? जैसे मछलियां अगर जल में निवास कर रही है तो उसका वो अनुकूलन है ना, उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है। हम लोग उसमें रह सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम लोग वायु में रह सकते हैं, लेकिन मछली रह सकती है? नहीं ना रह सकती है, तो उसके लिए वो अनुकूल नहीं ना है। ठीक है, तो वही कह रहा है। देखिए क्या होता है जो कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव, ध्यान दीजिएगा, कोई हर एक पौधा हर एक विशिष्ट जगह का क्या होता है, अलग अलग पहचान है। हो सकता है जो मैंग्रोव वन में, जो पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव वन है, उसमें जो पौधे उगते हैं वो क्या इधर उग पाएंगे? नहीं। मुजफ्फरपुर का जो लीची का पेड़ है, भारत के कहीं अन्य जगहों पर मिलता है? नहीं ना। तो वो पौधा वो जगह का के लिए क्या हो गया? विशिष्ट पहचान हो गया। वही कह रहा है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक क्या करते हैं, आवास विशेष में रहने का अनुकूल बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहलाता है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, और इसमें आप लोग फंस जाइएगा, हम जानते हैं कि फंस जाइएगा। क्या कहता है स्टेटमेंट? कि मैदानी क्षेत्र का एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में ले जाते हैं। जैसे हम लोग तो मैदानी एरिया में रहते हैं, वैष्णो माता या ऊटी या किसी हिल देहरादून वगैरह जाते हैं पहाड़ी इलाका में, तो क्या होता है? सांस फूलने लगता है कि नहीं लगता है? और जो उधर पहाड़ी हिली माउंटेन में रहने वाला व्यक्ति डेली उतना चढ़ता उतरता है, तो लेकिन उसका सांस नहीं फूलता है। तो वही कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन के बाद वो भी व्यक्ति अगर वहां रह जाता है तो वो क्या हो जाता है? उस माहौल में वो भी क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। तो उसी को हम अनुकूलन कहेंगे। इसको अनुकूलन कहेंगे? बताइए क्या है? नहीं कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हाँ, इसको हम होते हैं ढल जाना। ये तुरंत ना हो गया, कुछ ही दिन में ना हो गया। और हमने बताया था कि अनुकूलन कई वर्षों के बाद होता है। ठीक है, हाँ, समय लगता है उसके लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा सही? एक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर किसी सजीव का परिवेश, मतलब जहां वो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। जहां भी आप लोग कहा, जहां भी आपका वो जो आसपास का जैसा परिवेश है उसी का अनुसार आपका आवास रहन सहन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया कि अभी इधर आप क्या कहते हैं, अभी इधर हम लोग जींस और क्या पहन रहे हैं? शर्ट पहन रहे हैं ना। साउथ में रहिएगा तो जींस पैंट पहनेगा तो हंसेगा, वहां पर क्या पहनना पड़ेगा? धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। तो आपको वहां रहते रहते उसका चाल व्यवहार क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा ना अपने आप में, ना तो आप और दिखिएगा ना, आप पे हंसेगा। इधर आएगा धोती कुर्ता पहन के तो इधर वाला हंसेगा। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि आवासों में जिस किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है वो क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। और आवासों में विभिन्न घटक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। घटक मतलब क्या, उसका फैक्टर क्या क्या। देखिए कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं। सही तो है, सही है। दूसरा है जैसे एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव घटक। जैव घटक में कौन हो गया, जैव घटक में जिंदा चीज हो गया, लिविंग चीज को हम लोग जैव घटक बोलेंगे, और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलेंगे, अजैव घटक। जैसे सूर्य, सूर्य का रोशनी, ठीक है, लाइट यहां पर दिखा हुआ होगा, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, ये सब जो है ये सब कैसा हो जाएगा, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब अजैव घटक में आ जाएगा। हमने क्या बताया, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अजैव घटक जैव घटक किसको कहते हैं, इसमें कौन अजैव घटक है कौन जैव घटक है। तो एक चीज याद रखिएगा रहेगा, तो लिविंग थिंग जिसको रहता है उसको हम लोग जैव घटक बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं, अजैव घटक बोलते हैं। इतना ही चीज समझ लीजिए। तो हमें यहाँ कह रहा है कि किसी आवास में हम यहाँ रह रहे हैं तो कोई हम ही सिर्फ रह रहे हैं। अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो सिर्फ जिस गांव में रह रहे हैं तो सिर्फ हम ही लोग रह रहे हैं, मनुष्य ही रह रहा है नहीं ना, कुत्ता भी रह रहा है, पेड़ पौधे भी है। तो ये सब क्या हो गया, जैव घटक हो गया। और जो चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ये सब कैसा घटक में आएगा, अजैव घटक में आ गया। हो गया, हुआ कंफ्यूजन दूर। जैव घटक अजैव घटक में समझ में आ जाएगा ना, लिविंग थिंग को जैव घटक और नॉन लिविंग थिंग को अजैव घटक। बस ये याद रह जाएगा तो वहां आप लोग छाट लीजिएगा, हमको पता है इतना। तो कह रहा है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ये सही है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के कैसे घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं। ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है ना जी, सूर्य और सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा किसमें सम्मिलित है, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा किसमें किसमें सम्मिलित है, जैव घटक में। सूर्य और सूर्य का प्रकाश लिविंग थिंग है, निर्जीव है ना, तो अजैव में ना जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली कौन हो जाएगा। आगे देखिए, कथा ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। कहने का मतलब ये अनुकूलन से संबंधित है। हम लोग अनुकूलित हो पाएंगे, उतना गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे, बिना पानी पिए हुए रह पाएंगे। जितना तेज ऊंट दौड़ता है रेगिस्तान में, उतना तेज कोई और जानवर जुड़ सकता है नहीं ना। तो ऊंट अपने अपने आप को रेगिस्तान में रहने के लिए क्या कर लिया है, अनुकूल कर लिया है। तो वो 10 दिन में किया है, इसके लिए उसको बहुत दिन का सामना करना पड़ा होगा, कठिनाई का, ठीक है। हजारों साल में वो जाकर अनुकूलता उस तरह का वो हासिल किया होगा। तो कह रहा है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से क्या करता है, दूर रहता है। सही तो बात है, देख रहे हैं ना, उठ रहेगा इतना लंबा लंबा, पैर इतना तक रहेगा, उसके नीचे से आराम से आ जा सकते हैं आप लोग। उसके नीचे से हम बोल रहे हैं, उसके पैरों के नीचे से, ठीक है। तो दूर रहने के कारण उसका शरीर ये गर्मी से क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया ना सही। दूसरा क्या कह रहा है कि उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है तथा मल शुष्क होता है, क्योंकि पानी ही कम पीता है तो शरीर से पानी निकलता ही नहीं है, ठीक है। और पानी को वो ऐसा स्टोर करके रखता है कि वो ज्यादा दिन तक चल सके। हाँ, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। और उसको क्या नहीं आता है, पसीना नहीं आता। मतलब उस क्षेत्र में रहने के लिए अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लिया है कि हम कम से कम पानी को अपने शरीर से क्या करें, निकालें, ठीक है। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और अब 10 दिन में जाके कर लीजिएगा, तो उसको अनुकूलन नहीं कहेंगे, ठीक है उसको। तो आंसर कौन सही हो जाएगा इसमें जी, ऑल हो जाएगा इसमें आंसर। आगे देखिए, कारण निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। क्या विचार करना है भाई, कि किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, ठीक है। ऑक्टोपस, स्क्विड और फिश या मछली। क्या हो गया सभी को, थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं।
8 क्लास के बाद इसमें पढ़ने में मजा आएगा, 7 क्लास के बाद, 6-7 के बाद। आ गए सब लोग? इधर देखिए, धारा रेखीय मतलब होता है लोकोमोशन, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? ऑक्टोपस और स्क्विड, मछली का धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय हो, इसका शरीर धारा रेखीय या लोकोमोशन होने के कारण ही ये जल में आसानी से क्या कर पाता है? तैर पाता है, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3। क्वेश्चन पूछेगा कि मछली किस कारण जल में तैर पाती है आसानी से, क्योंकि उसका बोलिएगा उसका शरीर जो होता है क्या होता है? लोकोमोशन होता है, मतलब धारा रेखीय होता है, ठीक है। आगे देखिए, कर निम्नलिखित कथनों पर कर किसमें श्वसन के लिए क्या होते हैं? गिल या क्लोम नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? क्लोम या गिल। किसमें नहीं होते हैं? ऑक्टोपस में होते हैं, ऑक्टोपस में होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जो श्वास लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं नेजल कैविटी से, नासा द्वार से लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3। आगे देख लीजिए, बताइए ऑक्टोपस का जो ब्लड, ऑक्टोपस का जो खून होता है किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। किसका कलर होता है? बैगनी कलर का होता है। किसका कलर उजला होता है? तिलचट्टा का कलर उजला होता है। क्यों उजला होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिसके ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाएगा उसका ब्लड का रक्त कैसा हो जाएगा? रेड रहेगा, ठीक है। आगे सब मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। आगे देखिए, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा तना में, ठीक है। किसमें होगा? तना। नागफनी का पत्ता नहीं ना होता है, वो पत्तों को, नागफनी का जो कांटा होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है? कांटा नहीं होता है, वो भी पत्ता ही होता है। वो पत्ता को सिकुड़ाकर क्या कर लेता है? कांटा का निर्माण कर लेता है, ताकि कम से कम पानी क्या हो उसमें, मतलब कम पानी को वो बाहर निकाले। अगर पत्ती बड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो पानी बाहर निकलना जाएगा, ठीक है। इसी कारण, और नागफनी में जो ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे रहता है, तो ये जो तना वाला भाग होता है ना, इस तरह के इसमें कांटा ऐसे से निकला रहता है, तो कांटा में नहीं होता है, ये तना वाला जो भाग होता है ना, उसी से उसका क्या होता है? नागफनी का पौधा देखे हैं? तो देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। नागफनी के पौधों को भी ऊंट जो है आसानी से खा लेता है। कटीले पौधों को भी, कांटेदार पौधों को भी क्या कर लेता है? क्यों खा लेता है? आ? आ? उसके लार में, उसके मुंह में इतना ज्यादा एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स है अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा वो काटा भी रहता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो खा लेता है, गड़ता ही नहीं। चलिए आगे देखिए, सब बात की बात है। पौधे की पत्तियां श्वसन प्रक्रिया में वायु को क्या करती है? अंदर लेती है। और अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? जैसे श्वसन करती है ना, तो कहता है कि पौधे पत्तियां जब, फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हो रहा है, पौधा भी श्वसन करता होगा ना, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, तो कह रहा पौधा के पत्ते जो श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उस प्रक्रिया में वायु को क्या करता है? अंदर करता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है अगले चरण में? अगला चरण फिर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में क्या करती है? निष्कासित करती है। दूसरा कार्य ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में क्या करती है? निष्कासित करती है। तीसरा कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। और चौथा क्या कर रहा है?
ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला हो जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? लेती है, और ऑक्सीजन को क्या करती है? हाँ, लगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? कहता है पौधों में, जीव में, बीज में, किसमें होता है बताइए? इसका आंसर सभी होगा। पौधा भी श्वसन करता है, जीव भी श्वसन करता है, और क्या करता है? बीज भी श्वसन करता है। कैसे करता है तो देख लीजिए। गेहूं का बोरी देखे हैं, वो गर्म होता है, रहता है कि नहीं रहता है? अगर बीज का बोरी गर्म है, समझिए कि आपका अनाज क्या है? सुरक्षित है। क्योंकि बीज के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करने के कारण जो वो क्या होता है, वो बोरा का टेम्परेचर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो बीज भी क्या करती है? श्वसन करती है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ओह, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है जी? विचार करना। क्या विचार करना है? कह रहा है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या हो गया? किसी भी अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है? बाहर निकालना। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब क्या समझे आप लोग? जैसे समझिए कि आपको कांटा चुभा, तो क्या करते हैं आप लोग? कुछ ना कुछ आप प्रक्रिया करते हैं ना। गर्म तवा पे आपको हाथ लगता है तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ जल्दी से खींच लेते हैं ना। ठीक है। तेज प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ता है तो आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है ना। वो यही हो गया, वही हो गया, उद्दीपन हो गया। ठीक है। जैसे छुई मुई का पौधा या लाजवंती का पौधा को आप हाथ लगाते हैं तो क्या करता है? मुरझा जाता है, रिएक्ट करता है ना। वही चीज कह रहा है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और तीसरा क्या है? प्रजनन। तो करता है कौन से सजीवों, जंतु चाहे पौधा, दोनों के लक्षणों में क्या होते हैं? सम्मिलित हैं। तो कौन सम्मिलित है? उत्सर्जन सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है? पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? निकालते हैं। और प्रजनन भी तो पेड़ पौधे भी करते हैं, सजीव भी करता है और पौधा भी करता है। उद्दीपन के प्रति हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, पौधा भी रिएक्ट करता है। पौधा रिएक्ट किया कि नहीं किया? जैसे छुई मुई वाला का पौधा को दिए ना, उसको हम लोग छुए तो वही रिएक्ट किया। हम लोग को भी, जंतु भी गर्म चीज या कोई नुकीला चीज हाथ में पड़ेगा तो रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। समझने का सिर्फ एक तरीका है। कह रहा है बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन और संघनन, 3 गो वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। और नीचे इसका क्वेश्चन दिया हुआ गया है कि उपयुक्त में से किन कारण या किन कारणों में से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदे क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। आप लोग कभी गौर करे होंगे, अगर गिलास, कांच का गिलास है, उससे ठंडी ठंडी आप क्या कीजिएगा? पानी लीजिएगा, तो गिलास के दीवारों पे छोटी 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 क्या हो जाती है? बूंदे आ जाती है। कैसे आ जाती है? किसके कारण होती है? बाष्पन के कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण, या संघनन के कारण? संघनन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। बाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। और बाष्पन को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है। अब बताइए तो कौन हो जाएगा? चूंकि होता क्या है कि जैसे ही हम ठंडा पानी कांच के गिलास में रखते हैं तो कांच का गिलास क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब पवन का वायु, मतलब वायु, उससे क्या होती है? टकराती है। तो वायु भी क्या हो जाती है? वायु में नमी है ना, तो उसका टेम्परेचर जैसे ही उस टकराने से घटता है तो उसके जो जलवाष्प है उसमें क्या हो जाता है? संघनन हो जाती है। और उसके दीवारों पर, कांच की दीवारों पे क्या होती है? बूंद के रूप में जमा होने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और संघनन के कारण ही बादल का क्या होता है?
बारिश होता है, संघनन के कारण बादल का निर्माण होता है और बारिश होती है, ठीक है। और बाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? कोई पूछेगा आपसे, बताइए ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? हाँ, पेड़ पौधे जब प्रकाश के संश्लेषण के क्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और प्रोडक्ट के रूप में तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उसके साथ साथ वाटर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उस प्रक्रिया को जो बाहर निकालता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है, वो कहां संपन्न होती है? पत्तियों में। पत्तियों में कहां? स्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है। और बाष्पन तो जानते ही हैं किसको कहते हैं? जब पानी खौलने लगेगा, कोई, हाँ, कोई लिक्विड जब बाष्प में चेंज होने लगती है, तो आंसर इसका कौन हो जाएगा? ओनली 3। आगे देखिए, जल चक्र, वाटर साइकिल के बारे में पूछ रहा है। वाटर साइकिल के बारे में क्या है? कह रहा है कि वायु में, ध्यान दीजिएगा, वायु में मतलब हवा में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा क्या करता है? प्रवेश करता है। दूसरा, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा कहता है कि वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं, ठीक है, और वर्षा, ओले तथा क्या करते हैं? हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। इसमें कौन आंसर सही है जी? पहला और दूसरा। वेरी गुड। ऐसे ही पता चला, इसको इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब बादल बनेगा, जैसे बादल कैसे बनता है? जब सूरज की किरणें समुद्र पे पड़ती है, उसका पानी गर्म होता है, उससे जल वाष्प क्या होता है? ऊपर होता है। और जब टेम्परेचर क्या होता है? एकाएक ठंडा जब होता है, कम होता है, तो यही जल वाष्प आपस में क्या होने लगते हैं? संघनित होने लगते हैं, कंडेंसेशन होने लगते हैं, और किसका निर्माण कर देते हैं? बादल का निर्माण करके वर्षा का निर्माण कर देते हैं। तो पुनः आ गया ना वर्षा, जल चक्र हो गया ना, पुनः पृथ्वी पे आ गया। हाँ, इन निम्न निम्न ताप, टेम्परेचर कम होगी। अभी देखिएगा गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर एकाएक टेम्परेचर लो हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो वर्षा हो जाएगी। कभी भी देखिएगा। हाँ, आगे देखिए, वर्षा का जल एकत्र करने को हम लोग वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। सही तो है ये, ठीक है। अगला कहता है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल क्या होता है? खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारा है? सही है। धरती पर कितना परसेंट पानी है जी? 1/3 पानी है, लेकिन जो पीने वाला पानी है, मीठा पानी है, जिसका प्रतिशत कितना है? लगभग 2% से भी कम है। पीने वाला जो पानी है कितना है? 2% से भी कम है, सोच लीजिए। और जनसंख्या दिन ब दिन क्या होते जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। और हम लोग वाटर को बेहिसाब क्या कर रहे हैं? बहा भी रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। जो नहाना चाहिए 1 बाल्टी से, जो 10 बाल्टी से नहा देते हैं, ठीक है। कपड़ा भी धोते हैं बहुत ज्यादा। चलिए, ये क्या आ गया? राइम 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 नहीं, राइम नहीं था बच्चों का, पोयम वाला राइम। हाँ, राइम ऑफ द इनिशिएट मैरिनर, कविता के रचयिता कौन है? अब ऐसा आंसर दे दिया है, एसटी कोलरिज। कोलरिज ही है, ठीक है। ये हो गया एसटी कोलरिज, ठीक है। इस राइम में क्या बताया गया जानते हैं? क्या होता है कि समंदर में एक नाविक का नाव क्या होता है? हो जाता है, ठीक है। और उसका जो स्ट्रगल वापस पृथ्वी पे जो आता है, स्ट्रगल जो करता है, उसकी इसको में घटनाएं क्या की गई है? बताई गई है, ठीक है। कहने का मतलब है, महासागर में नाव खो जाता है, उसका नाविक कैसे फिर वापस आता है, या महासागर में कैसे वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है, उसके बारे में कहानी लिखी गई है। जिसके जिसके कौन है रचयिता? एसटी कोलरिज। हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उठा कर दे ही दे कि बताइए जी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की कविता के रचयिता कौन है? अभी अगर नहीं, जो एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहेगा तो खोजते रहेगा,
कहां से क्वेश्चन दे दिया है। चलिए अब यहां से पढ़ने में मजा आएगा। आगे क्या है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए जी, भोजन तो चाहिए ना चाहिए। तो संसार में जितने भी जीव हैं उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, और कोई जो है जो दूसरे के भोजन पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो जो सजीव भोजन को स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और जो सजीव दूसरे के भोजन पे या दूसरे पे आश्रित रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बनाते हैं क्या कहलाते हैं, सोपवासी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। स्टेटमेंट सही है गलत है, स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब जो जीव किसी दूसरे पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं या हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है जी, सही ना है। तो कौन आंसर हो जाएगा, दो। जितने भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। और जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। मतलब फूड ऑफ प्लांट फूड, मतलब जहां पर पादप पेड़ पौधे खाना कहां बनाते हैं, ठीक है, तो पत्तियों में ना बनाते हैं जी। तो पत्तियों को ही ना हम लोग बोलेंगे, किचन हाउस ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं, पत्तियों को ही बोलते हैं, वहीं पर मतलब बनता है खाना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ओनली। जो जहां जहां समझाने वाले वहां समझा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, ठीक है, और सूरज का प्रकाश ये भी जरूरी है, और जल भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। यानी 1 2 3 4। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्वेश्चन जब आपसे अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है, नहीं, जहां भी पेड़ पौधे के अन्य भागों में हो सकता है, जहां पे मान लीजिए कोई हरा वाला भाग हो, पेड़ पौधे के जहां जहां हरा वाला भाग होगा वहां वहां क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसके अनुसार समझ के आपको क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है जी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल की खोज किसने किया था, हाँ, शिम्फर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस संश्लेषण की वह प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बनाता है, सही या गलत है। और पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह स्टेटमेंट तो सही है ना, अभी ना हमने बताया था कि अगर पूछेगा ओनली लगा के तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। कारण पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में, जहां भी हरा भाग होगा वहां भी क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। और पहला कार्य कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, सही है गलत है, कैसे गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है तब
कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ना बनाता, C6H12O6, क्या हो गया? तो सही है गलत है? वाह, ठीक है। अरे क्या होता है जी, 6CO2 प्लस 6H2O, सॉरी 12H2O, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज ही ना होता है। प्लस क्या होता है? 6H2O, अब प्लस क्या हो गया? 6O2। तो यही ना ऑक्सीजन, और ये हो गया, ये दो तो बना ही रहा है ना। तो आंसर ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, कह रहा है कि सभी प्लांट अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, सही है, सभी पादप बोल रहा है। ठीक है, फिर कहता पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये सही है गलत है? बताइए कौन सही है कौन गलत है? दूसरा तो सही है कि अगर पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत रहता है तो पौधों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जी? दलहनी पौधों के दलहनी पौधों के जड़ों में 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक होता है राइजोबियम, एक होता है क्लास्ट्रिडियम। ठीक है, वो दोनों का क्या काम है? तो नाइट्रोजन को क्या चीज में चेंज कर देना? नाइट्रेट में चेंज कर देना, तो इससे मिल जाता। तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। फिर कहता है सभी पादप अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये सही है गलत है? हाँ, जैसे जैसे देखिए, हम पहले ही बहुत बार बता चुके हैं कि अगर सभी लगा के दे ना तो समझिए कि वो गलत है। स्टेटमेंट क्या है? वो सही है। जैसे अमरबेल क्या है? अमरबेल प्लांट है कि नहीं है? है ना। अमरबेल क्या है? वो भी पौधा है, लेकिन खाना बनाता है, क्या करता है? किसी दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित रहता है। वो अमरबेल जिस पौधे पे गया उस पौधे को क्या करता है? सुखा देता है। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, सभी पौधों में क्लोरोफिल नहीं, अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता तो उसका रंग कैसा होता है? लेकिन हरा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? केवल 2 होगा। आगे देखिए, आए सुशील सर आए हैं। देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से बहुत क्वेश्चन पूछता है ये वाला, कि निम्नलिखित में से पादप पादप कौन पादप है जो कीटों को पकड़कर क्या करता है? खाता है। मतलब कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला कौन सा पौधा है? उसको हम लोग बोलते हैं घटपर्णी, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीचर, पीचर प्लांट। ठीक है, ये दोनों ये एक ही उसका इंग्लिश नेम है घटपर्णी का। ठीक है, तो ये क्या खाता है? कीड़े मकोड़ों को। क्यों कीड़े मकोड़ों को खाता है? ठीक है, वो पत्ते घड़े की तरह होते हैं, अपना वो स्मेल निकालता है, तो कीड़ मकोड़ा अट्रैक्ट होकर आता है, जैसे ही उसमें जाता है तो वो उसमें बंद हो जाता है। तो खाता कैसे? जैसे हम लोग मछली, मीट मछली खाते हैं, वो इस तरह का खाता है। नहीं, देखिए बताते हैं क्या होता है। ये जो घटपर्णी पौधा या कीड़ा मकोड़ा खाने वाला पौधा उस एरिया में ज्यादा डेवलप होता है जिस एरिया में क्या नहीं, जिस एरिया में या जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करेगा? तो यही कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त करता। क्या करता? सड़ गल जाता है। जब सड़ गल जाता है ना, तो उसके बाद जो भी उसमें न्यूट्रिशन रहता है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ना कि वो निगल लेता है। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी? विचार करना। क्या विचार करना? देखिए, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बांटते हैं, क्या कहलाते हैं?
वो सिम्बोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सही है गलत है? इसका कौन सा उदाहरण है? सिम्बोटिक रिलेशन का कौन सा उदाहरण है? सहसी, हाँ, कवक और मतलब लाइकेन इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छा बताने जा रहे हैं। लाइकेन और शैवाल। लाइकेन और शैवाल जो होता है एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में रहता है? ये रहता है सिम्बोटिक रिलेशन में। सिम्बोटिक रिलेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब हो गया कि जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। देखिए लाइकेन और शैवाल, तो शैवाल का क्या काम है? शैवाल का काम है, शैवाल का काम है फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। और जो भी पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा वो क्या करेगा? खाना बनाएगा। खाना बनाएगा ना। तो चूंकि लाइकेन खाना नहीं बनाता है, ठीक है, तो ये लाइकेन क्या करता है? लाइकेन को क्या करता है? रहने के लिए घर देता है। सॉरी, ओह, आप लोग भी नहीं बताते हैं। बताए थे लाइकेन जो होता है वो कैसा रिलेशन में रहता है? सिम्बोटिक रिलेशन में रहता है, ठीक है। और लाइकेन जो होता है किस किस से मिलकर बनता है? तो वो कवक से मिलता है। और किससे मिलता है? शैवाल से मिलकर बनता है। देखिए दिमाग में हमारा वही था वो, ठीक है। तो शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और कवक के पास भोजन करने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहता है, ठीक है। तो कवक में दो तीन चार गुण, बहुत सुंदर सुंदर गुण है। क्या है? कि कवक के पास इसको शैवाल को रहने के लिए क्या देता है? घर देता है, ठीक है। क्या देता है? घर देता है। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी चाहिए ना। बिना पानी को तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो कवक में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो इसको रहने के लिए घर देता है, जल देता है। और ये जब खाना बनाता है तो इसको क्या करता है? इसको देता है। तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया कि नहीं किया? किया ना। तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं सिम्बोटिक रिलेशन, ठीक है। और सिम्बोटिक रिलेशन आगे देखिएगा रहेगा कहां कहां जाए। तो वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। यह हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। मृत जीवी या सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए, ठीक है। जैसे देखिए हमने क्या बताया था कि सजीव, कुछ ऐसे सजीव होते हैं, कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो खुद से क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। और कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो खाना के लिए क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ वाला जो भी जीव होगा उसका भी खाना कितने प्रकार से होता है? 3 तरह से होता है। जो भी हेट्रोट्रॉफ सजीव होते हैं वो अपना खाना कितने तरह से करते हैं? 3 तरह से। पहला होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा क्या होता है? समभोजी। क्या होता है? समभोजी। जो जीव सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसको हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। जो जीव डाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, मतलब भोजन को निकालते हैं, चबाते हैं, उसमें एंजाइम के द्वारा उसको पचाते हैं, उसको हम लोग समभोजी बोलते हैं, हेलोजोइक बोलते हैं। जैसे जीव जंतु हम लोग हैं। और कुछ ऐसे जो होते हैं किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, नहीं समझे? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जू, खटमल, मच्छर, ये सब डायरेक्ट क्या रहते हैं? किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या होते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण या सैप्रोट्रोपिक कहलाते हैं। तो दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही ना हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं उसका भोजन, उसका न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला मृतोपजीवी, दूसरा क्या हो गया? समभोजी जिसको हाइलोजोइक बोलते हैं, और तीसरा क्या हो गया? पैरासिटिक।
क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कवक जो है हाइलोजोइक है, सैप्रोफिजिक है या पारासिटिक है? मृतोपजीवी है। कवक क्या है? मृतोपजीवी है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा सिम्बोटिक रिलेशन का उदाहरण है। ठीक है, सहजीवी का उदाहरण है। कौन उदाहरण, कौन कौन है इसमें? हाँ, शैवाल कवक को ही मिला के हम लोग क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। और लाइकेन है ना, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए इनमें से कौन सा जो है नेचुरल एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जिस क्षेत्र में पॉल्यूशन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, उस क्षेत्र में लाइकेन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और किस प्रकार के पॉल्यूशन में? तो SO2 वाला पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड वाला पॉल्यूशन। तो इसमें कौन है जो सहजीवी संबंध का उदाहरण रखता है? तो पहला कौन हो गया? शैवाल और कवक। सिंपल से समझिए कि सहजीवी उदाहरण किसको कहते हैं, सहजीवी संबंध या सिम्बोटिक रिलेशन किसको कहते हैं? एक दूसरे से सहयोग से क्या करता है? जीवन व्यतीत करता है। इसमें शैवाल क्या करता है? खाना बनाता है, और कवक शैवाल को रहने के लिए घर और जल देता है, और खाना बना के शैवाल किसको दे देता है? कवक को देता है। तो ये दोनों का सिम्बोटिक रिलेशन हो गया। शैवाल और जीवाणु नहीं रहता है, कवक और जीवाणु नहीं रहता है, पादप और जीवाणु रहता कि नहीं रहता है? उदाहरण अभी बताए थे। हाँ, वेरी गुड। राइजोबियम, दलहनी पौधे के जड़ों में बैक्टीरिया रहता है ना, तो उसको रहने के लिए घर और आवास कौन दे रहा है? दलहनी पौधे दे रहा है। तो पादप हो गया, और बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा है? नाइट्रेट दे रहा है। नाइट्रोजन तो शुद्ध रूप में वो यूज करेगा नहीं, पेड़ पौधे किस रूप में दे रहा है? नाइट्रेट के रूप में। तो ये भी तो सहजीवी संबंध में आ गया ना। तो आंसर कौन हो जाएगा? पहला और चौथा। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ, कह रहा है कि पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं। तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है जी? ये हमारा मान लिया कि लीफ है। ठीक है, क्या है जी? लीफ है। इसमें छोटे छोटे जब पत्ते सूख जाएंगे ना, तो छोटे छोटे क्या दिखाई पड़ेंगे आपको? छिद्र दिखाई देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया ना। और रंध्र में क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? बाष्पोसर्जन होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बाष्पोसर्जन की प्रक्रिया की दर को किस चीज से मापते हैं? फोटोमीटर से मापते हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग, आप सीधा सीधा एक बताइए, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला बताइए। C6H12O6। इसमें क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन कौन हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि हमारा जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, उसमें रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें नाइट्रोजन ऐड करते हैं, वो किसका बन जाता है? वो प्रोटीन का बन जाता है। किसका बन जाता है? प्रोटीन का बन जाता है। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे भी देखते हैं कि समान रूप से जो भी फसल हम उगाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या खाद का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन दलहनी पौधों को अगर हम उगाते हैं, जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये सब के पौधों में हम लोग को खाद देने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उसके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है जो किसमें चेंज कर देता है नाइट्रोजन को, नाइट्रेट के रूप में। और यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है जी? नाइट्रोजन ही ना पाया जाता है, 46%, 46% पाया जाता है। तो कारा की दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने से क्या होती है? आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये कथन दिया हुआ है और उसका कारण क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही ना हो गया जी? इस जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं किसके द्वारा प्रदान होता है? जीवाणु के द्वारा। देखिए, कथन और कारण जब भी क्वेश्चन आए ना तो अपने आप में ऐड में क्या जोड़ दीजिए? क्योंकि जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? क्योंकि। अगर क्योंकि जोड़ने के बाद ये अगर बैठ जाता है तो कथन और कारण एक दूसरे से क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, तो सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन पौधों को दे देते हैं। तो सही तो हो गया। यानी कि कथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर देता है। ठीक है, अपन मन से क्योंकि जोड़ देना है। चले ठीक है, 3-4 बार आ गया मैसेज स्टॉप करने के लिए। कुछ दूसरा क्लास चलेगी। 4 क्लास आप लोग का है। हाँ।